अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस मौजूद फकर में खुश आमदीद। आजम खान, फैज़ हमीद और मलिक रियाज, ये हैं इमरान खान साहब के 3 शरीके जुर्म। और इन 3 शरीके जुर्म को कटहरे में लाए बगैर इमरान खान साहब की गर्दन के ऊपर ऐसा फंदा फिट करना मुमकिन ही नहीं जो इमरान खान साहब को उस अंजाम तक पहुंचा दे जिस अंजाम तक पहुंचाना मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की अव्वलीन तरजीह है। और अब अगर देखा जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास गिने चुने दिन बाकी हैं, कम बेश 60 दिन, 2 महीने का वक्त है हुकूमत के पास। और इन 2 महीने के अंदर यानी इन 60 दिन के अंदर उन्होंने अपने इस अहम तरीन फरीजे से न सिर्फ बजा आवर होना है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को लाहक खतरात से भी बाहर निकलना है। यानी 2 अहम नामुमकिनात हैं जिनको मौजूदा हुकूमत ने अपने टर्म के खात्मे से पहले मुमकिनात में तब्दील करना है। और अगर आप गौर करें तो आज़म खान साहब हों, फैज़ हमीद साहब हों या मलिक रियाज साहब हों, इन 3 ताकतवर तरीन शख्सियात हैं ये ऐसी जो हर एक सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आज़म खान साहब ब्यूरोक्रेसी का दिमाग समझे जाते थे। जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के हर एक जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश की तकमील के लिए वो उनका एक ऐसा टूल थे जिनको इमरान खान साहब हमेशा ही हर एक अंदाज में इस्तेमाल करते रहे। जबकि मलिक रियाज उनकी एक ऐसी ATM उनके हाथ लग गई थी, एक ऐसी सोने की कान लग गई थी, एक ऐसा पारस पत्थर इमरान खान को मिल गया था जिसको इमरान खान हर सूरत अपने पास रखना चाहते थे। अब इन 2 अफराद, खासतौर पर मलिक रियाज और जनरल फैज़ हमीद साहब, इन दोनों के बारे में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं कि इन्होंने बहुत सारी जो राज हैं वो फाश भी किए हैं और उन्होंने बहुत सारे राजों से पर्दा भी उठाया है। जबकि अहम तरीन इस अगर टोले का हम जिक्र करें तो ये जो 3 रुकनी टोला नहीं, इनफैक्ट ये 5 रुकनी टोला है। और इस 5 रुकनी टोले की जो सरदार हैं वो हैं बुशरा बीबी। और बुशरा बीबी इस वक्त अपने आप को एक ऐसे माहौल के अंदर लेके चली गई हैं जहां पर जाकर उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये बात मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि बुशरा बीबी ने अगले चंद रोज़ में नैब के सामने पेश होना है। और नैब में उनको तलब किया गया है अलकादर ट्रस्ट केस में, जो बुशरा बीबी इमरान खान और मलिक रियाज के लिए एक ऐसी गले की हड्डी है जहाँ से उसको ना निकला जा सकता है ना उगला जा सकता है। और ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नैब में पेशी के दौरान बुशरा बीबी साहिबा को एक ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा जो उनकी तवक्कुआत से न सिर्फ बिल्कुल बरक्स होगा बल्कि उनके लिए एक ऐसा खौफनाक सेटबैक होगा कि उनके लिए संभलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनके तोते फलाई हो जाएंगे। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि मलिक रियाज और फैज़ हमीद साहब क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने पर तैयार हैं? और सवाल ये भी अहम है कि अगर आज़म खान साहब हकीकतन लापता हैं तो उनके लापता होने की वजूहात क्या हैं? और अगर वो उन्हीं लोगों के पास हैं जिनको नामालूम कहा जाता है तो फिर ये इमरान खान साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो हुकूमत चलाने का फरीज़ा था वो आज़म खान साहब ही सर अंजाम दे रहे थे। लिहाजा ये जो ट्राइका इस वक्त बना है इमरान खान साहब के हवाले से, यानी जनरल फैज़ हमीद, आज़म खान और मलिक रियाज, इस ट्राइका के टूटने के नतीजे में इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। पहले बात करते हैं मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब इनफैक्ट इमरान खान के शिकंजे में उस वक्त आते हैं जब मलिक रियाज साहब के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी एक केस करती है। फिर उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड का मामला है। पाकिस्तान आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। इमरान खान साहब एक लिफाफे के जरिए उसकी मंजूरी लेते हैं। शहजाद अकबर साहब उनका बहुत बड़ा टूल साबित होते हैं। और उसके बाद इमरान खान की मौजें लग जाती हैं। इमरान खान को ज़मीन भी मिलती है, हीरे की अंगूठियाँ भी मिलते हैं, कैरेट्स की डिस्कशन भी होती है, जो यूनिवर्सिटी है वो बना के भी दी जाती है। अच्छे लंबे चौड़े खांचे लग जाते हैं इमरान खान साहब के। और उसके बाद मलिक रियाज साहब इनफैक्ट वो हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट के भी मंजूर नज़र हैं। और इस्टेब्लिशमेंट से मंजूर नज़र होने के नतीजे से बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को पैसे तेले की ज़रूरत होती थी, लोगों को ब्लैकमेल करने की ज़रूरत होती थी या लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत होती थी, तो वो भी मलिक रियाज की ATM ही इस्तेमाल करते थे और वो बंदों को ख़रीदो फरोख्त उनकी होती थी। अच्छा, मलिक रियाज साहब चूँकि इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इन थे और उनकी हर एक पोलिटिकल जमात के अंदर भी उनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। आसिफ अली जरदारी साहब उनके दोस्त हैं, हमजा शहबाज उनके दोस्त हैं, चौधरी निसार अली उनके दोस्त हैं, शायद खकान अब्बास उनके दोस्त हैं, इमरान खान उनके दोस्त हैं, मोहसिन बेग साहब हर एक बंदा जो है वो मलिक रियाज साहब के जो जिसे हम कह सकते हैं वो उनके दस्तरखान की जीनत बन चुका हुआ है। लिहाजा
कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, चाहे वो जुडिशरी से है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से है, जो मलिक रियाज को ना जानता हो। लिहाजा मलिक रियाज के लिए अपने कारोबार के साथ साथ इन ताल्लुकात को रखना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर वो अपने कारोबार के जायज़ और नाजायज़ काम कराते थे। अब उसके अंदर चूँकि इस्टेब्लिशमेंट भी कई तौर पर शामिल हो चुकी थी, लिहाजा मलिक रियाज साहब इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत तरीके से इस्तेमाल करते रहे। ये पहली मरतबा हुआ है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जिसको हेड कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये अपने तर्ज की एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट आ गई है मार्ज़ वजूद में जो किसी का पार ही नहीं रख रही, जो ये देख ही नहीं रही कि जनाब ये हमारा दोस्त रहा या नहीं रहा। 9 मई ने इस सारे सिस्टम को बिल्कुल ही बदल के रख दिया है और 9 मई की कसौटी के ऊपर अब जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट वो लोगों को परख भी रही है और उनको जांच भी रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भरपूर कोशिश की मलिक रियाज साहब को माफ़ी दिलवाने की, लेकिन मलिक रियाज साहब को माफ़ी नहीं मिली। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आज से 18 साल पहले एक मुकदमा हुआ था और वो मुकदमा मलिक रियाज साहब हार गए थे। वो मुकदमा 18 साल से अपील में है। अब उस मुकदमे का भी रीओपन करने का मामला दरपेश है और उसके नतीजे में मलिक रियाज साहब को बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। और वो केस है बैरिया टाउन का। बैरिया टाउन जब मलिक रियाज साहब ने बनाई थी उस वक़्त पाकिस्तान नेवी ने इस नाम को लेकर चैलेंज किया था और उनका ये कहना था कि जनाब हमारा नाम हमसे पूछे बगैर इस्तेमाल किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी के लिए। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने उनके ऊपर ये फैसला दिया था कि मलिक रियाज साहब इस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैरिया टाउन बैरिया का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके बाद ये मामला चला गया अपील में और 18 साल गुजरने के बाद इस अपील का ना फैसला हो सका। फैसला क्या होना था, अपील लगी नहीं और मलिक रियाज साहब अभी तक गैर कानूनी तौर पर बैरिया टाउन का टाइटल ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उसको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अब उनके लिए प्रॉब्लम्स हो गई हैं बहुत ज़्यादा। एस्टैब्लिशमेंट उनसे नाराज़ है क्योंकि उनकी कुर्बत है इमरान खान साहब से और इमरान खान इस वक्त जो है वो एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां पर उनके लिए किसी तरह की रू रियायत अवेलेबल नहीं, ना इमरान खान के लिए ना उनके साथ खड़े होने वालों के लिए। मलिक रियाज साहब माफ़ी के खासगार हैं लेकिन माफ़ी उनको मिलने के लिए तैयार नहीं है। और इस चक्कर के अंदर मलिक रियाज साहब की तरफ से ये ऑफ़र कर दी गई है कि जनाब आपको इमरान खान के हवाले से मुझसे जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो एविडेंस चाहिए, जो जो बैंक रिकॉर्ड्स चाहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये है सेटबैक नंबर 1। नंबर 2 है जनाब जो है जनरल फैज़ हमीद साहब। जनरल फैज़ हमीद साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान के दौर में भी ताकत का एक बहुत बड़ा मरकज़ रहे हैं जब वो DGISI के तौर पर फरीज़े सर अंजाम दे रहे थे। इमरान खान साहब के इक़्तिदार से हटने के बाद और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद जैसे ही जनरल आसिम मुनीर साहब चार्ज संभालते हैं एस COAS, जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त देते हैं और उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाता है। फिर मुतअद्दिद मरतबा इस तरह की खबरें चली हैं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब को हिफाजती तहवील में ले लिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया, उनसे तफ्तीश शुरू हो गई, उनसे इंक्वायरी हो गई, इस तरह की चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन हकीकतन क्या चीज़ हो रही थी ये अभी तक किसी को इल्म नहीं है। जिसके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आती है वो इस बात को शेयर कर देता है कि जनाब मेरे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हकीकत कुछ इस मामले में इस तरह थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब से भी इंक्वायरी की गई थी, उनसे भी पूछा गया था कि क्या मामला होता है और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के ऊपर जनरल फैज़ हमीद साहब के कनेक्शंस के बारे में जानने की कोशिश की गई थी, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो 9 मई है ये इनफैक्ट एक बगावत की कोशिश थी जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़। और उसके अंदर जो जनरल साहब हैं रिटायर्ड, इनका भी किसी ना किसी तरीके से एक किरदार था और इस चीज़ के ऊपर उनके साथ भी कुछ सवालों जवाब हुए थे। लेकिन ज़राए का ये मानना है कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो सका। अलबत्ता अगर आप अलीम खान साहब का इंटरव्यू देखें, सलीम साफ़ी साहब का जो प्रोग्राम था जरगा, उसका पार्ट 1 अभी उन्होंने जारी किया है, उसके अंदर अलीम खान साहब ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के बगैर इमरान खान कखों हौला सी, यानी उन्होंने जो काम करने थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब के ज़रिए ही करते थे। और जनरल फैज़ हमीद साहब को चूँकि आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश उनके अंदर बहुत ज़्यादा शदीद थी और वो ये समझते थे कि इमरान खान ही मुझे इस मनसब पर फाइज कर सकते हैं,
لہٰذا وہ آؤٹ آف دی وے جا کر بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہاں پر جنرل فیض حمید صاحب کا رول رہا ہے، لیکن موجودہ حالات میں جنرل فیض حمید عمران خان نیکسس یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اور 60 دن کے اندر اس کے اوپر بھی حتمی فیصلہ ہونا ہے۔ نمبر 3 ہے اعظم خان صاحب۔ اعظم خان صاحب ہیں پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر، اس سے پہلے وہ چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا، اور اس کے بعد وہ رہ چکے ہیں سیکرٹری ٹو سی ایم خیبر پختونخوا جب پرویز خٹک صاحب موجود تھے وہاں پر۔ اس کے بعد یہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو پرویز خٹک صاحب کی سفارش پر اعظم خان صاحب آ جاتے ہیں ادھر اسلام آباد میں، اور یہاں پر آ کر وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ اب اعظم خان صاحب کا بھی رول اس پورے سسٹم کے اندر بہت ہی زیادہ کویسچنیبل ہے، کیونکہ سائفر کا معاملہ ہو، جہانگیر ترین کی عمران خان صاحب سے دوری کا معاملہ ہو، عمران خان کو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے الگ کرنے کا معاملہ ہو، عمران خان کو من پسند فیصلہ سازی کی سہولت دینے کا فیصلہ ہو، ہر ایک جگہ پر آپ کو اعظم خان صاحب نظر آئیں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اعظم خان صاحب 2 دن پہلے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے ایک FIR بھی جو ہے وہ درج کی جا چکی ہے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر 2 رائے ہیں جو ابھی تک مسلسل پائی جا رہی ہیں۔ ایک کہ اعظم خان صاحب حقیقتاً لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کو کسی نے جو ہے وہ اغوا کر لیا ہے۔ دوسرا یہ رائے بھی بہت زیادہ موجود ہے کہ اعظم خان صاحب ان لوگوں کے پاس ہیں جو عمومی طور پر نامعلوم رہتے ہیں، اور وہ لاپتہ کر دیتے ہیں، اور پھر بندہ شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے کسی بھی وقت واپس بھی آ جاتا ہے۔ اب اگر یہ آپشن نمبر 2 انٹیکٹ ہے اور آپشن نمبر 2 کے ویلڈ ہونے کے امکانات ہیں، تو پھر یہ عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ملک ریاض کے بعد بلکہ ملک ریاض جیسا خطرہ ہے اعظم خان صاحب، کیونکہ اعظم خان صاحب اگر بیان دے دیتے ہیں، اگر اعظم خان صاحب جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جا کر عمران خان کے سارے پردے فاش کر دیتے ہیں، تو پھر عمران خان بچنے والا نہیں ہے۔ یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں۔ لہٰذا آج سے لے کر حکومت کی تحلیل کے دن تک، یعنی جو 2 مہینے رہ گئے ہیں باقی، یعنی یہ جو 60 دن کا ٹینیور باقی ہے موجودہ حکومت کے پاس، یہ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ان 60 دن کو عمران خان نے سروائیو کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے، جوڈیشری کی مدد سے، اپنے وکلا کی مدد سے، اپنے بلیک میلنگ ٹیکٹس کی مدد سے، اپنے کانٹیکٹس کی مدد سے، پریزیڈنٹ آفس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے اگر عمران خان نے ان 60 دن کو سروائیو کر لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ حالات شاید تھوڑے سے بہتر ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد الیکشن آ جائیں گے، عمران خان صاحب الیکشن موڈ میں چلے جائیں گے۔ الیکشن موڈ میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کو اگر الیکشن موڈ کے درمیان کسی طرح کا کوئی ان کو الیکشن کیمپین کے دوران بھی گرفتار کیا گیا یا ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی کی گئی، تو اس کا عمران خان کو یقینی طور پر پولیٹیکل بینیفٹ حاصل ہوگا۔ اب اگر عمران خان کو ان 60 دن سے پہلے اب موجودہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 3 کرداروں سے ملنی ہوئی انفارمیشن کی بیس پر اگر عمران خان کو پکڑ لیتے ہیں یا عمران خان کے خلاف ٹرائل کر دیتے ہیں، اور انہی 60 دن کے اندر عمران خان کے خلاف مقدمے کی کارروائی بھی ہوتی ہے، مقدمے کی کارروائی مکمل بھی ہوتی ہے، عمران خان کو سزا بھی ہو جاتی ہے، تب تو ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے ایجنڈا اپنا کمپلیٹ کر دیا، مشن اکمپلشڈ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ایک بہت بڑا جو ہے موجودہ حکومت کے لیے اور حکمران اتحاد کے لیے ایک ایسا امتحان ہوگا جہاں سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پھر الیکشن کے اندر عمران خان یقینی طور پر انسٹاپیبل ہوں گے، اور عمران خان کو سٹاپ کرنے کے لیے، عمران خان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے صرف ایک ہی آپشن بچے گا، اور وہ ہے بشرا بی بی۔ بشرا بی بی ہی وہ کردار ہیں جو عمران خان جن کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ بشرا بی بی کو اس مرتبہ اگر وہ پیش ہو جاتی ہیں نیب کے سامنے تو ان کو سرپرائز ملے گا، اور سرپرائز ہے ان کے کسی بہت ہی قریبی شخصیت کا ویڈیو بیان جو یہاں سے کسی تحقیقاتی ادارے نے بیرون ملک جا کر ریکارڈ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ ریکارڈنگ اس مرتبہ بشرا بی بی کو دکھائی جائے گی کہ جناب فلاں بندہ ہے، آپ کا بہت قریبی ہے،
آپ کا بہت زیادہ ویل وشر ہے، آپ کے لیے فرنٹ وومن کے طور پر یا فرنٹ مین کے طور پر وہ کام کر چکا ہے، اور اس نے آپ کے بارے میں یہ انفارمیشن دی ہے، اور وہ یہ انفارمیشن یہاں پر آ کر کراؤن وٹنس ہوتے ہوئے بھی دینے کے لیے تیار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیپٹر از کلوز، اور چیپٹر کلوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی گیم اوور ہو جائے گی. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.